हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न एंड नो पर। तो दोस्तों, बायोलॉजी की सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कल के वीडियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 पढ़ा। उसमें काफी सारी चीजें कवर की। बची हुई चीजें आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। और इसमें से डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1 में कल हमने पढ़ा पाचन तंत्र। उसको दो भागों में बांटा, आहार नली और पाचक ग्रंथियां। तो कल हमने पाचक ग्रंथियों का अध्ययन किया था। इसमें से पाचक ग्रंथियां हमारी 3 प्रकार की थी, लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय। तो कल के वीडियो में हमने लार ग्रंथियों का अध्ययन किया था और आज के वीडियो में हम यकृत का अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर किए जाएंगे और अच्छे से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा लीवर यानी कि यकृत। आइए आगे बढ़ते हैं। यकृत को हम हिपैटिक के नाम से जानते हैं। यकृत को हम हिपैटिक के नाम से जानते हैं, इसीलिए यकृत का अध्ययन करना हिपैटोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बताइए यकृत का अध्ययन करना क्या कहलाता है। तो आपका उत्तर होगा हिपैटोलॉजी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि यकृत की कोशिकाएं क्या कहलाती हैं। तो आपका जवाब होगा हिपैटिक सेल्स। यकृत की कोशिकाओं को हम हिपैटिक सेल्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, याद रखना है आपको कि यकृत हमारा पाचक ग्रंथियों में से दूसरी पाचक ग्रंथि है। पहली थी हमारी लार ग्रंथियां, जो कल के वीडियो में हमने पढ़ा था। अगर जिसने भी कल का वीडियो नहीं देखा वो जाकर के देख ले, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यकृत का रंग लाल और भूरे रंग का होता है। यकृत का रंग कैसा होता है? लाल और भूरा। यकृत हमारे शरीर के दाएं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है? शरीर के दाएं ओर। क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बताइए यकृत शरीर के किस ओर स्थित होता है। आपको बताना है दाएं ओर। आगे बढ़ते हैं। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? यकृत। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। क्वेश्चन अगर पूछता है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है, तो आपका जवाब सॉरी आपका जवाब होगा यकृत। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आपका जवाब होगा त्वचा। यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछता है कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग बताइए, तो आपका जवाब होगा यकृत। और पूछता है कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा। याद रखना है दोस्तों, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे हम देखते हैं यकृत का भार। यकृत का भार 1.2 केजी से 1.5 केजी होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.2 केजी से 1.5 केजी। पूछ सकता है आपसे इसका भार, तो आपको याद रखना है। आगे हम देखते हैं कि यकृत में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो दोस्तों, यकृत में पाए जाने वाले विटामिन हैं विटामिन डी और ए। ये दो तरीके के विटामिन यकृत में संचित होते हैं। कौन कौन से? विटामिन डी और ए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि बताइए यकृत में संचित होने वाले कौन कौन से विटामिन हैं। तो आपका जवाब होगा विटामिन डी और ए। यहाँ पर कोई भी फालतू की बात नहीं होती दोस्तों, सिर्फ टॉपिक और पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आपको यहाँ से मिलने वाले हैं, 100% आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं फाइब्रोनोजन प्रोटीन एंड हिपेरिन यूरिया का निर्माण यहीं पर होता है। किसका किसका निर्माण यकृत में होता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन का, हिपेरिन का और यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में। अब हम ये जो दो टर्म है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन एंड हिपेरिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से याद रखना है कि हिपेरिन का कार्य क्या होता है और फाइब्रोनोजन प्रोटीन का कार्य क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि खून का थक्का जमाना
खून का थक्का कौन जमाता है? तो आपका उत्तर होगा फाइब्रोनोजन प्रोटीन। दोस्तों, फाइब्रोनोजन प्रोटीन का कार्य होता है खून का थक्का जमाना, जबकि वही हेपेरिन का कार्य होता है खून का थक्का नहीं जमने देना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि खून का थक्का कौन जमाता है, तो आपका जवाब होगा फाइब्रोनोजन प्रोटीन। और खून का थक्का नहीं जमने देता है, आपका जवाब होगा हेपेरिन। और यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। आपको ये भी याद रखना है कि फाइब्रोनोजन प्रोटीन, हेपेरिन और यूरिया का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है। आगे बढ़ते हैं। यकृत को हमारे शरीर की प्रयोगशाला कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोगशाला। पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे ज्यादा यकृत में होती है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा सेल डिवीजन यकृत में होता है, इसीलिए पुनर्निर्माण की सबसे ज्यादा क्षमता यकृत में होती है। सबसे कम सेल डिवीजन बताया था मैंने मस्तिष्क यानी कि न्यूरॉन्स में होता है। तो वही ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे कम किसमें होता है पुनर्निर्माण की क्षमता? मस्तिष्क में। आगे बढ़ते हैं। याद रखना है दोस्तों आपको कि यकृत से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। यकृत से किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। यकृत से पित्त रस यानी कि बाइल जूस निकलता है। क्या निकलता है? पित्त रस, जिसको इंग्लिश में हम बाइल जूस कहते हैं, यकृत से निकलता है, जबकि कोई भी एंजाइम यकृत से नहीं निकलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है वसा का इमल्सीकरण। वसा का इमल्सीकरण क्या होता है? दोस्तों, जैसे कि हम जो भी खाते पीते हैं, जो भी तेल से बनी हुई चीजें खाते हैं, समोसा, चाट, पकौड़ी, जो भी हमने खाया, उन सभी में तेल होता है यानी कि वसा। तो बाइल जूस हमारे शरीर में वसा का क्या करता है? पाचन करता है, और उसी प्रक्रिया को हम इमल्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इमल्सीकरण। अब दोस्तों मान लीजिए कि बाइल जूस तो यकृत कभी भी निकाल सकता है, तो अगर पित्तरस जो निकल रहा है उस टाइम उसको वसा का पाचन नहीं करना है, तो जो बाइल जूस निकल रहा है वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो क्या होता है कि एक थैली पाई जाती है, वहां पर पित्तरस हमारा स्टोर होता है, उसको हम पित्ताशय कहते हैं। क्या कहते हैं? पित्ताशय। पित्त रस से निकलने वाला जो पित्त रस है वो कहाँ पर स्टोर होता है? पित्ताशय में। याद रखना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बताइए पित्त रस कहाँ स्टोर होता है? आपका जवाब होगा पित्ताशय में। आगे बढ़ते हैं। पित्त में वर्णक पाया जाता है जिसको पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट के नाम से जानते हैं। क्या पाया जाता है? पित्त वर्णक, जिसको बाइल पिगमेंट के नाम से जानते हैं। ये दो तरीके का होता है, बिलरुबिन और बिलवार्डिन। कितने तरीके का होता है दोस्तों? दो तरीके का, बिलरुबिन और बिलवार्डिन। जो बिलरुबिन है वो येलो रंग का यानी कि पीला होता है, जो बिलवार्डिन होता है वो ग्रीन यानी कि हरे रंग का होता है। दोस्तों, जो मल का कलर होता है वो येलो होता है। वो येलो इसलिए होता है क्योंकि मल में बिलरुबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बिलरुबिन। याद रखना है आपको, क्वेश्चन बनता है आपसे, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको याद रखना है कि मल का रंग पीला होने का कारण है बिलरुबिन। आगे बढ़ते हैं। ओडी का स्पिंक्टर, स्पिंक्टर ऑफ ओडी, ये क्या होता है? स्पिंक्टर ऑफ ओडी क्या होता है दोस्तों? आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाती हूँ। आपके घर में नल होगा, टैप। अगर आप टैप को ऑन करते हैं, ऐसे घुमाते हैं तो पानी निकलता है, फिर उसको घुमाकर पुनः उसकी जगह पे आप रख देते हैं तो पानी निकलना बंद हो जाता है। इसी तरीके यकृत से कितना पित्त रस निकलेगा, कब निकलेगा और कितनी मात्रा में छोटी आंत में पहुंचेगा, इसका जो देख रेख का कार्य होता है वो कौन करता है? स्पिंक्टर ऑफ ओडी। इसी को दोस्तों हम स्पिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। यानी कि जो भी पित्त रस यकृत से निकल रहा है वो कितना निकलेगा और किस मात्रा में निकलेगा और किस टाइम निकलेगा, छोटी आंत में कितना पहुंचाना है, इसका जो देख रेख का कार्य होता है वो स्पिंक्टर ऑफ ओडी का होता है। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय से एक नलिका
पित्त रस तथा अग्न्याशयी रस को छोटी आंत में पहुंचाती है और जिस द्वार में रस पहुंचता है उसे ओडी का स्फिंक्टर कहते हैं। और ये यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किस रूप में संचित होता है? यकृत में ग्लाइकोजन के फॉर्म में संचित होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको याद रखना है कि ये यकृत में किस रूप में संचित होता है। आपका उत्तर होगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कुफर कोशिकाएं क्या होती है दोस्तों? कुफर कोशिकाएं ये रोगाणुओं को मारता है। जो कुफर सेल्स होते हैं इनका कार्य होता है रोगाणुओं को मारना। ये आपको थोड़ा सा ऐसे याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पैनक्रियास। अगली जो पाचक ग्रंथि है हमारी वो है पैनक्रियास। पहली कौन सी थी? पहली थी लार ग्रंथियां, दूसरी थी यकृत और तीसरी है पैनक्रियास। पैनक्रियास को हिंदी में हम अग्नाशय कहते हैं। दोस्तों अग्नाशय से एंजाइम निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंजाइम। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। यकृत से बाइल जूस निकलता है जबकि पैनक्रियास से एंजाइम निकलता है। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं आगे देखेंगे। अग्नाशय जो है वो पेट के ठीक नीचे क्रीम कलर का होता है। आपको याद रखना है अग्नाशय कहां पर पाया जाता है? पेट के ठीक नीचे। और एक किस रंग का होता है? क्रीम कलर का होता है। कैसा होता है दोस्तों? क्रीम कलर का होता है। और कहां पर पाया जाता है? पेट के ठीक नीचे। आगे इसमें देखते हैं कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं। इसमें निकलने वाले एंजाइम है ट्रिप्सिन। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन, दूसरा है क्राइमोट्रिप्सिन, तीसरा है प्रोटीएज, चौथा है एमाइलेज, पांचवा है लाइपेज। एक बार फिर से देखते हैं, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीएज और चौथा है एमाइलेज, पांचवा है लाइपेज। इनका कार्य क्या होता है देखते हैं। जो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीएज है इनका कार्य होता है दोस्तों प्रोटीन का पाचन करना। क्या कार्य होता है? प्रोटीन का पाचन करना। किसका कार्य होता है? ट्रिप्सिन का, काइमोट्रिप्सिन का और प्रोटीएज का। जबकि एमाइलेज का कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना और लाइपेज का कार्य होता है फैट यानी कि वसा का पाचन करना। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इसलिए आपको फिर से एक बार इनको मैं रिपीट कर रही हूँ। आपको अच्छे से याद रखना है कि इनका कार्य क्या होता है। पहला एंजाइम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन का भी कार्य होता है प्रोटीन का पाचन करना। तीसरा है प्रोटीएज, इसका कार्य भी होता है प्रोटीन का पाचन करना। चौथा है एमाइलेज, इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। पांचवा है लाइपेज, इसका कार्य होता है फैट यानी कि वसा का पाचन करना। तो दोस्तों हमारी जितनी भी पाचक ग्रंथियां थी, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जितनी भी थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। कल के वीडियो में हमने लार ग्रंथियां पढ़ी थी, आज हमने यकृत और अग्नाशय को कंप्लीट कर लिया। आगे पार्ट में हम आहार नली यानी जो पाचन तंत्र का पहला भाग था आहार नली, इसमें पाए जाने वाले अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।